Shut up and sit down. फंडामेंटल राइट्स एज ह्यूमन राइट्स। तो आइए चलिए अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मानव अधिकारों के रूप में मूल अधिकार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड दैट फंडामेंटल राइट्स आर इंडीड वेरी एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरी सिटीजन। आप यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक नागरिक की खुशहाली के लिए मूल अधिकार वास्तव में बहुत आवश्यक है। We also know that people have always struggled against injustice, exploitation, and inequality for the creation of better surroundings, better living condition, and preservation of the human dignity. हम यह भी जानते हैं कि अच्छा परिवेश, अच्छी जीवन दशाएं तथा मानवीय गरिमा के संरक्षण के लिए मानव हमेशा से ही अन्याय, उत्पीड़न तथा असमानता के विरुद्ध में संघर्ष में रहा है। Efforts to avail such rights to all human beings have been made at the international level also by recognizing various rights which are popularly known as human rights. अब देखिए, सभी मानवों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत से अधिकारों को प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं जिन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। The General Assembly of the United Nations adopted human rights in 1948 and enshrined them in Universal Declaration of Human Rights, about which you will study later. संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सन 1948 में मानव अधिकारों को अंगीकृत किया तथा मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र में सुनिश्चित किया, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। Some of the human rights are equality before law, freedom from discrimination, right to life, liberty and personal security, right to free movement, right to education, right to marriage and family, freedom of thought, conscience and religion, right to peacefully assembly and association, and right to participate in the cultural life of the community. If you carefully examine the above mentioned rights, you will realize how important the human rights are. अब देखिए, कुछ मानवाधिकार हैं कानून के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, भेदभाव से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिक सुरक्षा का अधिकार, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल सिक्योरिटी, अबाध भ्रमण का अधिकार, राइट टू फ्री मूवमेंट, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शादी एवं परिवार बनाने का अधिकार, राइट टू मैरिज एंड फैमिली, विचारों, अंतःकरण तथा धर्म की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन और संघ बनाने का अधिकार, कॉन्साइंस and religion, freedom of thought, conscience and religion, right to peacefully assembly and association, and right to participate in the cultural life of the community, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार इत्यादि। यदि आप यहाँ दिए गए अधिकारों को सावधानी से पढ़ेंगे और इनके बारे में सोचेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये मानवाधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं। That is why many of the human rights have found place in the chapter on the fundamental rights in the Indian Constitution. यही कारण है कि इनको भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय में स्थान दिया गया है। The human rights which could not find place under the fundamental rights have been included in the chapter on directive principles of state policy. कुछ मानवाधिकार जो मूलाधिकारों के अध्याय में उल्लिखित नहीं है, उन्हें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में शामिल किया गया है। Moreover, keeping in view the importance of human rights, the National Human Rights Commission was founded in 1993 by the Government of India to guarantee that the Indian citizens also enjoy those rights.
अब देखिए, इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा सन 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया ताकि इन अधिकारों को भारतीय नागरिकों के लिए प्रत्याभूत किया जा सके। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, फंडामेंटल एंड एब्सोल्यूट। Universal because they belong to all humans everywhere, fundamental because they are inalienable, absolute because they are basic to a real living। क्या आप जानते हैं मानव अधिकार सार्वभौमिक, मूलभूत और पूर्ण है। सार्वभौमिक इसलिए क्योंकि ये सर्वत्र सभी मानवों के से संबंधित हैं। मूलभूत इसलिए क्योंकि ये अपरिहार्य है, अपरिहार्य है। पूर्ण इसलिए क्योंकि ये वास्तविक जीवन के आधार हैं। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य। तो आइए मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। After going through the fundamental rights, you must have observed and realized that in return of every right, the society expects the citizens to do certain things which are collectively known as duties। मूल अधिकारों को जान लेने के बाद आपने महसूस किया होगा कि प्रत्येक अधिकार के एवज में नागरिकों से समाज भी कुछ आशा करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से मूल कर्तव्य कहा जाता है। Some such important duties have been incorporated in the Indian constitutions also। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य भारतीय संविधान में भी दिए गए हैं। The original constitution enforced on 26 January 1950 did not mention anything about the duties of the citizens। अब देखिए, 26 जनवरी 1950 को लागू मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। It was expected that the citizens of free India would perform their duties willingly। यह आशा की गई थी कि स्वतंत्र भारत के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से करेंगे, अपनी इच्छा से करेंगे। But things did not go as expected। परंतु जैसा कि आशा किया गया वैसा नहीं हुआ। Therefore, 10 fundamental duties were added in Part 4 of the Constitution under Article 51A in the year 1976 through the 42nd Constitutional Amendment। इसलिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। However, whereas fundamental rights are justiciable, the fundamental duties are non-justiciable। हालांकि जहां मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, वहीं मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं बनाए गए हैं। It means that the violation of the fundamental duties, that is the non-performance of these duties by citizens, is not punishable। इसका अर्थ है कि मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन होने पर, अर्थात मौलिक कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किए जाने पर नागरिक को दंडित नहीं किया जाएगा। The following 10 duties have been listed in the Constitution of India। नीचे दिए गए 10 मूल कर्तव्य हैं जो संविधान में दिए गए हैं। 1. To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag, national anthem। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। 2. To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। To defend the country and render national service when called upon to do। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5.
to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं. 6. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें. 7. To protect and improve the natural environments including forest, lakes, rivers and wildlife. हमारी प्रकृति पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं उनकी रक्षा करें. To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें. To safeguard public property and not to use violence. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें. To serve towards excellence in all spheres of individual and collective activity. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें. Besides, a new duty has been added after the passage of Right to Education Act 2009. A parent or guardian has to provide opportunities for the education of his child ward between the age of 6 and 14 years. उपरोक्त के अतिरिक्त 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद एक नया कर्तव्य और जोड़ा गया है. प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बालक या प्रतिपाल के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करें. नेक्स्ट, नेचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति. These duties are in the nature of conduct of a code of conduct. ये कर्तव्य प्रकृति के आचार संहिता हैं. Since they are unjustifiable, there is no legal sanctions behind them. चूंकि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अतः इनके पीछे कोई कानूनी अनुशासन नहीं है. As you will find, a few of these duties are vague. जैसा कि आप देखेंगे इनमें से कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं. For example, a common stage citizen may not understand what is meant by composite culture, rich heritage, humanism, or excellence in the spheres of individual and collective activities. They will realize the importance of these duties only when these terms are simplified. उदाहरण के लिए मिश्रित संस्कृति, गौरवशाली परंपरा, मानववाद अथवा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष आदि का अर्थ एक सामान्य नागरिक की समझ के बाहर है. वे इन कर्तव्यों के महत्व को तभी समझ सकेंगे जब इनको स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया जाए. आगे देखिए, बोल रहा है, A demand has been made from time to time to revise the present list, simplify their language and make them more realistic and meaningful, and add some urgently required more realistic duties. As far as possible, they should be made justiciable. वर्तमान सूची की भाषा को स्पष्ट करने तथा उन्हें यथार्थवादी एवं अर्थवान बनाए जाने और साथ ही कुछ आवश्यक और यथार्थवादी कर्तव्यों को जोड़ने के लिए संशोधन की मांग समय समय पर की जाती रही है. जितना संभव हो सके इन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भी बनाया जाना चाहिए. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ द पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज were included in the list of fundamental duties in the Soviet Constitution of 1977. बच्चों का उचित पालन पोषण तथा माता पिता का वृद्धावस्था में उचित देखभाल को सन 1977 में सोवियत संविधान की मूल कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया था. To educate the children, not to interfere with public welfare, to pay the taxes and the right to work
have been included in the Constitution of Japan. बच्चे को शिक्षित करने, सार्वजनिक कल्याण में दखल न देने, कर अदा करने और तथा काम का अधिकार जैसे कर्तव्य जापान के संविधान में जोड़े गए हैं.